आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों देख लेते हैं मॉडल पेपर दोस्तों कि किस तरीके का पेपर आता है कक्षा 10 की दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो मॉडल पेपर दिया गया है, इस मॉडल पेपर के आधार पर आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा दोस्तों कि किस तरीके से दोस्तों हम लोग यदि क्वेश्चंस के आंसर हमें ना पता हो, जैसे दोस्तों जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, उन 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन में से हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके दोस्तों क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो आइए दोस्तों आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसकी ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला खंड दिया गया, खंड आ में बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। दोस्तों आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? कहानी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं, या साहित्य आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो बहुत बड़े एक आलोचक थे। दोस्तों कौन थे? एक बहुत बड़े आलोचक के तौर पर फेमस हुए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि गोदान दोस्तों जो है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो गबन और गोदान, दोस्तों क्या है? गबन और गोदान दो ऐसे उपन्यास हैं जो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के बहुत ज़्यादा फेमस उपन्यासों में से गिने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सही होगा वो होगा प्रेमचंद, क्योंकि गोदान और गबन किसकी रचना है? ये प्रेमचंद के लिखे हुए उपन्यास हैं। फिर दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? कह रहा नीड़ का निर्माण फिर दोस्तों क्या है? नीड़ का निर्माण फिर किस प्रकार की रचना है, या इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या रामविलास शर्मा है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर सही होगा वो दोस्तों सही हो जाएगा ए नंबर, यानी हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है नीड़ का निर्माण फिर। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर चौथे का दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दोस्तों कह रहा है कि झूठा सच के उपन्यास के लेखक है। दोस्तों क्या है? झूठा सच जो है वो एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक करता कौन है? किसकी रचना है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है यशपाल की रचना है, दूसरा ऑप्शन दिया गया कमलेश्वर की रचना है, तीसरा ऑप्शन दिया गया रांगेर राघव की रचना है, या चौथा ऑप्शन दिया गया चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झूठा सच जो उपन्यास है उसके लेखक दोस्तों कौन है? यशपाल जी हैं। कौन है उसके लेखक? हैं यशपाल। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि यशपाल आंसर सही होगा। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया गया है कि पांचवा क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? दोस्तों छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, रीति ग्रंथों का निर्माण है, श्रृंगार और प्रेम वेदना है, या भक्ति की भावना है? तो दोस्तों देख लेते हैं कि छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है। तो दोस्तों छायावाद की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो है श्रृंगार और प्रेम की वेदना। दोस्तों आश्रयदाताओं की प्रशंसा और रीत ग्रंथों का निर्माण, ये रीत ग्रंथों की है दोस्तों, ये किसकी? यानी रीत काल की प्रवृत्तियां हैं। और दोस्तों भक्ति भावना किसकी है? भक्ति काल की प्रवृत्ति है। और दोस्तों श्रृंगार और प्रेम वेदना क्या है? ये है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट आंसर क्या बनेगा कि कलम का सिपाही जीवनी है। दोस्तों क्या दिया गया है? कलम का सिपाही जीवनी है। तो दोस्तों कलम का सिपाही जो है वो किसकी जीवनी है? जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद जी की है, मोहन राकेश की है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कलम का जो सिपाही है वह किसकी रचना है? तो दोस्तों वह रचना है प्रेमचंद जी की। किसकी रचना है दोस्तों? प्रेमचंद की एक जीवनी है, यानी प्रेमचंद जी को ही कहा गया है कलम का सिपाही, यानी उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियां, नाटक, इस तरीके की रचनाएं की हैं कि इन्हें कलम के सिपाही की उपाधि से भी नवाजा गया है। फिर दोस्तों घनानंद देख लेते हैं कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। दोस्तों क्या है? घनानंद जो हैं वह किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध हैं, या रीति सिद्ध हैं, या रीति मुक्त हैं, या फिर आधुनिक काल के हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं कि घनानंद जो हैं वह किस काव्य धारा के कवि हैं। तो दोस्तों घनानंद जो हैं वह है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। दोस्तों कौन है? रीति मुक्त के। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो आठवां है वो कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। दोस्तों क्या कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मोहन राकेश हैं, प्रेमचंद हैं, धर्मवीर भारती हैं, या फिर बाबू गुलाब राय हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो हंस पत्रिका है उसके संपादनकर्ता कौन है। तो दोस्तों हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी।
अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाज का पंछी, दोस्तों क्या है? जहाज का पंछी कृति की विधा है। दोस्तों एक क्वेश्चन विधा पर जरूर आता है प्रत्येक ईयर। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है वो विधा के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों जहाज का पंछी पूछ रहा है कि जहाज का जो पंछी है कैसी विधा है? एक नाटक की विधा है, कहानी की विधा है, उपन्यास की विधा है, या फिर वह एक निबंध संग्रह है? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जहाज एक पंछी जो है वह एक उपन्यास की विधा है। दोस्तों कौन सी विधा है? वह एक उपन्यास विधा है, उपन्यास से वह संबंधित है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर आप लोगों का रिवीजन है। दोस्तों आप लोग रिवीजन कर चुके हैं, जो जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई की है, केवल आप अपने रिवीजन के अनुसार इसको सॉल्व करें। दोस्तों क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह क्या 1942 है, 1953 है, 1943 है, या फिर 1940 है? तो दोस्तों तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1943। दोस्तों क्या है? 1943। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो है, लेकिन प्रकाशक कौन था? तो दोस्तों इसके प्रकाशक थे तार सप्तक के सबसे प्रथम, तो दोस्तों कौन थे? सच्चिदानंद। क्या नाम था दोस्तों उनका? सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद। उसके बाद में दोस्तों आता है सच्चिदानंद हीरानंद के बाद में वात्स्यायन। वात वात्स्यायन। और दोस्तों उसके बाद में क्या है? अज्ञेय। वात्स्यायन अज्ञेय। ये इतना बड़ा नाम था दोस्तों किसके? ताल सप्तक के जो संपादक के। कौन थे संपादक दोस्तों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका नाम था। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष है 1943। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 11वां कह रहा है कि निर्वेद का स्थायी भाव ज्ञात करना है। दोस्तों क्या कह रहा है? निर्वेद का स्थायी भाव। तो दोस्तों हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। करुण रस का शोक होता है। अद्भुत रस का दोस्तों विस्मय होता है। निर्वेद क्या हो जाएगा दोस्तों? शांत रस का हो जाएगा स्थायी भाव। निर्वेद क्या हो जाएगा दोस्तों? शांत रस से रिलेटिव है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है? कह रहा पीपर पात सरिस मंडोला। कितना सरल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला। और दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है कि क्या श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है। तो दोस्तों पीपर पात सरिस मंडोला में जो है वो है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उपमा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों कह रहा रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? क्या कह रहा दोस्तों? कह रहा रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, या फिर 5 चरण होते हैं? तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोला में दोस्तों 4 चरण होते हैं और 8 पंक्तियां होती हैं। दोस्तों क्या है? 4 चरण होते हैं और 8 पंक्ति का मात्रक होता है दोस्तों, और 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। तो रोला छंद दोस्तों ये हो जाता है। तो कितना ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन बी। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां दिया गया है। कह रहा कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आगमन में जिस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह क्या है? आ है। क्योंकि दोस्तों आ जब जोड़ देंगे, गमन में आ जोड़ देंगे तो आगमन हो जाएंगे। दोस्तों गमन में जब वी जोड़ेंगे तो बनेगा नहीं, अक जोड़ेंगे नहीं बनेगा, मान जोड़ेंगे फिर भी नहीं बनेगा, लेकिन जब आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा दोस्तों गमन प्लस आ बराबर आगमन बन जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग उपसर्ग निकालते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? जो किसी भी शब्द के आगे जुड़े होते हैं। जैसे दोस्तों शासन होता है तो उसी के आगे यदि अनु जोड़ दिया जाए तो दोस्तों बन जाएगा अनुशासन। इस तरीके से तो अनु हटा दोगे शासन बचेगा, तो दोस्तों ये अनु क्या हो जाएगा? तो ये अनु उपसर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं? उपसर्ग की पहचान करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां दिया गया है। कह रहा कि भलाई में प्रत्यय है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भला है, या ई है, या आई है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भलाई में प्रत्यय केवल ई नहीं होगा। यदि आप लोग ई लगाते हो तो गलत हो जाएगा। ई नहीं लगाएंगे हम लोग क्या लगाएंगे? यानी भला धन आई बराबर भलाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? भला धन आई बराबर भलाई। तो दोस्तों कौन सा बन जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया कि नीलांबर में कौन सा समास है? दोस्तों क्या कह रहा है कि नीलांबर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, या फिर बहुब्रीहि है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो नीलांबर यानी नीला है जो अंबर। दोस्तों क्या है? नीलांबर क्या हो जाएगा? यानी नीला है जो अंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बन जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर।
यानी नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास बन जाएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा कि आम का तत्सम है। तो दोस्तों आम का तत्सम क्या होता है? आम्र होता है। क्या होता है दोस्तों? आम्र होता है आम का तत्सम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा कि कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है, कर्म की होती है, भाव की होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कर्तृवाच्य आ जाए तो इसका मतलब कर्ता की प्रधानता। तो क्वेश्चन नंबर 18वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां जो दिया गया है, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 19वां, कह रहा ताभ्यास शब्द में वचन और विभक्ति है। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि ताभ्यास शब्द में वचन और विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है क्या? एक वचन है क्या? सप्तमी विभक्ति द्विवचन है क्या? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है क्या? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के लिए। इसके लिए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां, और क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट आंसर क्या है? यानी निम्नलिखित में सर्वनाम ढूंढना है। दोस्तों सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के, दोस्तों जो संज्ञा और सर्वनाम की जगह यूज किए जाते हैं, यानी संज्ञा की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे कि नाउन की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो दोस्तों हिंदी में भी वही सर्वनाम होता है जो इंग्लिश में प्रोनाउन होता है। तो दोस्तों काला, ये तो एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। घोड़ा, ये तो नाउन है दोस्तों। लड़का, ये भी नाउन है। वह यानी कि ही, दोस्तों ये क्या है? प्रोनाउन है, यानी ही सी इट दे नेम। दोस्तों ही सी इट दे ये सब क्या है? प्रोनाउन है। और दोस्तों जहां पर नेम आ जाता है कोई, वो नाउन बन जाता है। तो दोस्तों प्रोनाउन मतलब सर्वनाम है, तो सर्वनाम दोस्तों क्या है? वह है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों इसमें ट्रिक देख लेते हैं, किस तरीके से हम लोग ट्रिक का प्रयोग करेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इन सवालों को सॉल्व करेंगे, ताकि दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते हैं और वो केवल तुक्का लगाना जानते हैं दोस्तों। तो आइए हम आप लोगों को समझाते हैं किस तरीके से तुक्का लगाना है। यदि आप लोग तुक्का भी लगाते हो तो दोस्तों उसमें भी आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे तो तुक्का भी आप लोग लगाओगे तो गलत हो जाएगा, और दोस्तों गलत करना नहीं है, क्योंकि यदि हमें पास होना है तो दोस्तों हमें सभी क्वेश्चन कैसे करने होंगे? सही करने होंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, और किस तरीके का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दोस्तों क्या होती है। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रोबेबिलिटी बनती है तुक्का लगाने की, दोस्तों आइए उस थ्योरी को हम लोग समझते हैं किस तरीके से हम लोग तुक्का लगाएंगे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन संख्या होती है, दोस्तों क्या है? जो क्वेश्चन संख्या होती है यानी 1 से लेकर 5 तक की, दोस्तों कितनी संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, यदि आप लोग ए ऑप्शन चूज करते हैं या आप लोग सी ऑप्शन चूज करते हैं, तो इन दोनों के सही होने के चांस होते हैं 2 से या 3 तक। दोस्तों कितने चांस होते हैं? यानी 1 से 5 तक क्वेश्चन में यदि आप लोग पांचों ए लगा देते हो तो 2 या 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, या सी लगा देते हो तो 2 या 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग बी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, 1 से 5 तक यदि आप लोग बी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो भी दोस्तों कम से कम 2 या 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। लेकिन 1 से लेकर 5 तक आप लोग कोई भी डी ऑप्शन गलती से भी ना लगाएं, क्योंकि 1 से 5 तक में डी ऑप्शन बहुत कम होते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन जो है वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों कैसे होते हैं? बी, सी और ए ज़्यादातर सही होते हैं। तो दोस्तों 1 से 5 तक हम लोग क्या ज़्यादातर चूज़ करेंगे? यानी ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चों साल भर जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है, या किसी कारणवश बच्चे कहीं बाहर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, केवल अंत में वो सोच रहे हैं कि हम पेपर दें और वो पेपर में अच्छे से पास हो जाएँ, तो उन बच्चों के लिए फार्मूले हैं, ट्रिक है केवल दोस्तों। और आप लोग तो जानते हो ट्रिक 50-50% चांस कार्य करती है दोस्तों, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों कॉपी या ओएमआर शीट कोरी रखने से बेहतर है कि हम लोग कुछ उसमें ट्रिक का इस्तेमाल करें और उस ट्रिक से कुछ अच्छे अंक प्राप्त करें। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा कि पहले क्वेश्चन से लेकर और 5वें क्वेश्चन तक दोस्तों या तो हम लोग ए सेलेक्ट करेंगे और या तो फिर हम लोग सी सेलेक्ट करेंगे ज़्यादातर दोस्तों। तो हमारे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों सही हो जाएंगे। अब उसके बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं कि उसके आगे कौन सी, यानी 6 से लेकर 10 तक दोस्तों कौन सी हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स 6 से लेकर और 10 के बीच में दोस्तों क्या है? 6 से लेकर 10 के बीच में दोस्तों हम लोग या तो बी सेलेक्ट करेंगे और या तो फिर से सी सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। यदि आप लोग बी सेलेक्ट करते हो तो फिर दोस्तों आपके 3 सही हो सकते हैं, और यदि आप लोग सी सेलेक्ट करते हो तो दोस्तों आप लोगों के 3 और 2 में से कोई ऑप्शन सही हो सकते हैं, यानी 3 भी सही हो सकते हैं और 2 भी सही हो सकते हैं। दोस्तों ये महज एक ट्रिक है, और ट्रिक के माध्यम से आप लोग दोस्तों केवल पास हो सकते हैं, इससे आप लोग मेरिट में नाम नहीं बना सकते हैं दोस्तों। ये आप लोगों को पास होने की ट्रिक बताई जा रही है, ये आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा।
फिर दोस्तों देख लेते हैं अगली ट्रिक क्या होती है दोस्तों। तो अगली ट्रिक होती है दोस्तों 11 से लेकर 15 के बीच में दोस्तों। कितनी होती है, यानी हमें 11वें क्वेश्चन से लेकर अब 15वें क्वेश्चन के बीच में दोस्तों हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो दोस्तों 11 से लेकर 15 के बीच में दोस्तों कोई भी इसमें ट्रिक काम नहीं करती दोस्तों। इसमें सारी चीज़ें अल्टरनेट होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों, सारी चीज़ें इसमें अल्टरनेट होती हैं दोस्तों। तो 11 से लेकर 15 तक दोस्तों हम लोग ए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि हम लोग 11वें क्वेश्चन का बी सिलेक्ट कर रहे हैं तो 12वें का भी करें, 13वें का भी करें और 14वें का भी करें दोस्तों। क्योंकि हम सब में फिर भी लगाएं, ऐसा नहीं कि इसका बी लगा दिया, उसका सी लगा दिया, उसका ए लगा दिया, उसका डी लगा दिया, फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। एक चीज़ हम लेकर चलेंगे दोस्तों। तो हमारे कम से कम जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो विकल्पी दोस्तों, उनमें से हम लोग कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यानी 50% क्वेश्चन हम लोग सही कर सकते हैं। तो दोस्तों 11 से 15 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, या तो बी सिलेक्ट करेंगे या तो दोस्तों हम लोग सी सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं जो सबसे अंतिम पार्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक या तो फ्रेंड्स हम लोग ए सेलेक्ट करेंगे और या तो फिर हम लोग डी सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो यदि ए और डी आप लोग सेलेक्ट करते हो तो कम से कम 2 या 3 नंबर आने के आप लोगों के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग 3 भागों में यानी 4 भागों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों जैसे ये ट्रिक हम लोग लगाते हैं, हम लोग दोस्तों 20 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें से लगभग दोस्तों हम लोग 9 या 10 नंबर समथिंग में ले आते हैं दोस्तों। कितने नंबर ले आते हैं, 9 या 10 नंबर हम लोग समथिंग में ले आते हैं। और दोस्तों 50% नंबर हैं, कोई बुरी बात नहीं। यदि आप लोगों को बिना पढ़े ही 50% अंक सही प्राप्त हो जाएँ तो दोस्तों कोई बुरी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से दोस्तों कम से कम आप लोग 8 से लेकर 10 नंबर तक आसानी से इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके नंबर हासिल कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर की ओर, यानी जो चैप्टर दोस्तों हम लोगों को सॉल्व करने हैं वो देख लेते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सुनना है और देखना है किस तरीके से हम लोग इन पेपर्स को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इस तरह का एक ऑप्शन उसमें दोस्तों एक गद्यखंड दिया होगा आप लोगों की बुक में। क्या दिया गया दोस्तों, लिखा है बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इस चित्रित कथाओं में हैं, इन उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं, इनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में अनेक अजंता के चित्र, दोस्तों क्या है, अजंता पार्ट आ गया, यानी ये अजंता नामक पार्ट से लिया गया है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, जैसे दोस्तों ये एक गद्य दिया गया है दोस्तों, अब हमें ना तो इसका लेखक पता है और ना ही इसका दोस्तों पाठ का नाम पता है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप लोगों को सोचनी है, यदि आप ये छोड़कर आ जाते हो तो आपको कोई भी अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। और दोस्तों यदि आप लोग जो भी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, यदि इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देने का प्रयास करते हो तो दोस्तों क्या दिया गया है, 3 × 2 = 6, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है दोस्तों, 2 नंबर का है। तो दोस्तों 2 करके हमें कितने नंबर, 6 नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे आइए बता देते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया, लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या पढ़ा है, संदर्भ, तो हम लोग यही पहली हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। क्या डालेंगे दोस्तों, यही डालेंगे हेडिंग संदर्भ। और फ्रेंड्स आप लोगों को अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, केवल जो ये पैसेज है इसी पैसेज से हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इस पैसेज से हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है किसी बच्चे को, बस केवल आप लोग इस पेपर को करना और दोस्तों सॉल्व करना सीखना है कि यदि हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं तो किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए बच्चों, आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रिक आप एग्जाम में फॉलो करते हैं, तो आप 100% पास होंगे दोस्तों, पास होने की आपकी गारंटी है हमारी। और दोस्तों यदि आप लोग इन्हीं तरीके से जो दोस्तों आप लोगों को तरीका बताया जा रहा है उस तरीके से यदि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। अन्यथा दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से यदि ये चीज़ें नहीं करते हो, क्वेश्चंस को छोड़ देते हो, तो फिर फ्रेंड्स पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बस पास होना है, जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई दोस्तों उसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, दोस्तों लिखा है गद्यांश का संदर्भ। तो दोस्तों संदर्भ हम आप लोगों को बता रहे हैं किस तरीके से लिखा जाता है। दोस्तों संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया। दोस्तों हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसमें से ही कहीं ना कहीं उस पाठ का नाम छिपा होता है। जैसे दोस्तों इसमें मिल गया अजंता, तो अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, अब दोस्तों यदि इसके लेखक आप लोग जानते हो तो इसके लेखक का नाम लिख दो, नहीं जानते हो तो क्लास 10 के किसी भी लेखक का नाम लिख दो। जैसे दोस्तों लिख दे भगवत शरण उपाध्याय लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं दोस्तों, भगवत शरण उपाध्याय। तो दोस्तों लिख देंगे कि भगवत शरण उपाध्याय, इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब दोस्तों इतना करने के हमें कितने अंक मिल जाएंगे, 2 अंक मिल जाएंगे दोस्तों, 2 नहीं कम से कम 1 अंक तो हमें मिलेगा ही। फिर दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है ये आप लोगों को हम सिखाते हैं।
रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है फ्रेंड्स? देख रहे हैं हम लोग कि गद्य में जहाँ-जहाँ पर दोस्तों लाइनें खींची हैं, जहाँ-जहाँ पर लाइनें खींची यानी जो-जो भी अंडरलाइन पोर्शन है दोस्तों, उसे हमें दोबारा लिख देना, हमें इसे छोड़ना नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि ये क्वेश्चन हमें आ नहीं रहा तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दें। दोस्तों यदि आप लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो फिर कोई अंक नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा दोस्तों, सन्नाटा हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमें क्या करना है? पास होने के लिए काम करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? लिखा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो दोस्तों व्याख्या कैसे करेंगे? अब दोस्तों रेखांकित अंश का मतलब है जिनके नीचे रेखाएँ खींची हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे? जिनके नीचे रेखाएँ खींची हैं उन्हीं को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? दोबारा से लिख लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और जिनके नीचे रेखाएँ खींची है उसी को दोस्तों हम लोग दोबारा से उतार कर रख देंगे। तो दोस्तों 2 नंबर इसके मिल जाएँगे। क्या मिल जाएँगे? 2 नंबर इसके मिल जाएँगे दोस्तों। उसके बाद में देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जातक कथाएँ किन्हें कहते हैं? दोस्तों क्या कहा गया है कि जातक कथाएँ किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों जातक कथाएँ भाई किन्हें कही जाती हैं? आइए देख लेते हैं। इस फ्रेंड्स को दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पता चलेगा? यानी उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी उसमें चित्रण हुआ है, पिछले जन्म की ये कथाएँ जातक कथाएँ कहलाती हैं। फ्रेंड्स क्या है? यानी किसी भी महापुरुष के जो पिछले जन्म की कथाएँ होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? जातक कथाएँ कहलाती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर तीसरा डालेंगे दोस्तों, यहीं से लिख देंगे कि पिछले जन्म की जो कथाएँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातक कथाएँ कहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग इतना करते हैं, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप लोगों को 6 में से 5 अंक पक्का मिलेंगे या 4 अंक तो दोस्तों पक्का मिल जाएँगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग पास होने की प्रोबेबिलिटी में आ जाएँगे। और दोस्तों यदि आप लोग छोड़ कर आ जाएँगे, कुछ लिखेंगे नहीं, तो भाई फिर तो कुछ होने वाला नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हो, तो जो ट्रिक आप लोगों को बताई जा रही है, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग यदि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, अच्छे से पेपर को करते हो, तो यकीन मानिए आप लोग 100% पास होंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों केवल हमें एक करना है, या तो हम लोग पहला वाला करेंगे या तो दूसरा वाला करेंगे। दोस्तों दूसरा वाला छोड़ देना है। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों हमें फिर से क्या करना है? फिर से संदर्भ लिखना है। तो दोस्तों फिर से संदर्भ लिखेंगे और दोस्तों इसमें संदर्भ में डालेंगे कि प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के दोस्तों क्या है? हिंदी काव्य के अब दोस्तों काहे से लिया गया है? यानी तुलसीदास द्वारा रचित पद शीर्षक से अवतरित किया गया। दोस्तों यहीं पर देख रहे हैं पीछे नाम में क्या दोस्तों इसमें सूर और तुलसीदास दोस्तों अपना नाम जरूर छोड़ देते हैं ताकि बच्चों को संदर्भ लिखने में आसानी रहे। तो दोस्तों हम लोग ये पहचान जाते हैं कि ये सूरदास जी ने लिखा है या फिर ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तो दोस्तों क्या है कि प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के तुलसीदास द्वारा रचित पद शीर्षक से अवतरित किया गया है। तो दोस्तों क्या हो गया? इसका संदर्भ हो गया। और इतना दोस्तों संदर्भ लिखने के लिए हमें कितने अंक मिल गए? 2 अंक मिल गए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों जैसे अभी अभी पीछे आप लोगों को हमने बताया कि रेखांकित अंश की व्याख्या दोस्तों कैसे करते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और यदि आपको कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? जो चीज़ें लिखी हैं वही चीज़ें हम लोग फिर से उतार कर रख देंगे। और दोस्तों कैसे उतारेंगे? जिन के दोस्तों हम लोग अर्थ लिख सकते हैं उनके उनके अर्थ हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों क्या है? सुनि सुंदर बयन सुधारस साने, यानी सुन मतलब सुनकर। दोस्तों क्या है? ऐसे हम लोग थोड़ा दोस्तों हम लोग अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। यदि निकाल पाएंगे तो निकाल कर लिख देंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो जो लिखा भैया वही लिख देंगे। कोरी कापी हमें रखनी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि हम लोग कोरी कापी रख देंगे फिर दोस्तों कुछ होने जाना नहीं है। और यदि हम लोग कुछ ना कुछ लिख कर रखेंगे तो दोस्तों कोई ना कोई अंक हमें मिलना तय है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? जैसे दोस्तों इसमें लिखे वही हम लोग जाकर उसमें पेपर उतार देंगे। और दोस्तों क्या है? हमें केवल पेपर उतारने का दोस्तों ट्रिक पता होनी चाहिए कि हम लोगों को पेपर उतारना कैसे। कई लोग कह देते हैं एग्जाम में कि भैया जब कुछ नहीं आ रहा भैया पेपर उतारो। तो दोस्तों ऐसे पेपर नहीं उतारेंगे। यदि आप लोग ऐसे पेपर उतार दोगे कोई अंक नहीं मिलेगा, फेल कर देगा। लेकिन यदि आप लोग जिस तरीके से हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, यदि इस तरीके से आप लोग पेपर उतारते हो तो यकीन मानिए, विश्वास करिए कि आप लोग 100% पास होने वाले हैं। क्या दिया गया फ्रेंड्स? कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर दोस्तों जो लिखा है वही लिख देंगे। इसका कुछ बहुत अपनी भाषा में प्रयोग कर देंगे, अपनी भाषा उसमें जोड़ देंगे, अपनी बातें कुछ लिख देंगे दोस्तों। थोड़ा हमें बनाना है, कम से कम आधे पेज का दोस्तों पैसेज टाइप का बनाना है। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग क्लियर कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद में कह रहा कि अनुराग, तड़ाग तथा मनुकुंजल कंज कली में। दोस्तों क्या है? अनुराग, तड़ाग तथा मनुकुंजल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, मनु मंजुल कंज कली यानी दोस्तों क्या है? कौन-सा अलंकार है दोस्तों? दोस्तों बहुत सारी बार दोस्तों कई शब्द एक ही बार-बार पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन-सा अलंकार बन जाएगा दोस्तों? जहाँ पर कोई शब्द अधिक बार आता है, वहाँ पर क्या बनता है? जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं हम लोग अनुप्रास बनता है, तो इस तरह से अलंकार होते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, मान लो कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, जो चीज़ पूछ रहा है वो हम लोग नहीं जानते हैं, तो फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर केवल उन्हीं बच्चों के लिए हम समझा रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, जिन बच्चों को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, हिंदी बिल्कुल लिखना नहीं जानते हैं, केवल हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं, वो बच्चे कैसे पास होंगे दोस्तों? उन बच्चों के लिए ये ट्रिक है।
तो फ्रेंड्स क्या करना है, कह रहा कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो दोस्तों नंबर तीसरा डालेंगे और कोई भी एक अलंकार का नाम लिख देंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है या फिर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, मनु। दोस्तों क्या लिखा, मनु। तो दोस्तों कहाँ पर, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, इस तरह से जो चीजें मिलती हैं, जो शब्द होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों यदि हम लोग जानते हैं तो भैया हम लोग लिख लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन जब हम लोग नहीं जानते हैं तो जिस भी अलंकार का नाम हमें याद आएगा वही लिख देंगे भैया, अपना काम चलाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अब किस तरीके से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है। तो दोस्तों इतना तो आप लोग कर लेंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में और आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा। दोस्तों क्या कह रहा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब दोस्तों एक संस्कृत का गद्यांश आएगा, उसकी तुम्हें हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, ये भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि भैया इसका हम लोग किस तरीके से बनाएं ताकि हम लोग पास हो जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें लिखना है संदर्भ। तो दोस्तों संदर्भ तो आप लोग जब तक रट डालो, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन का समय है आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 24 तारीख से आप लोगों का एग्जाम प्रारंभ है। तो दोस्तों यदि जिन जिन बच्चों को ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो दोस्तों आप लोग देखो, यदि आप लोगों को लगता है कि कोई आपका मित्र साथी भी इसी तरह का है, आपके तरीके का ही पढ़ने वाला कैटेगरी में, जिसने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, तो दोस्तों ये वीडियो उसे भी पहुंचाने का प्रयास करें, उसे भी सेंड करने का प्रयास करें, ताकि इस बार सभी बच्चे का पास होना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या करेंगे, इसका संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब क्या करना है, संदर्भ डालिए आप लोग और लिख लीजिए यही व्याख्या, यही दोस्तों संदर्भ आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में भी लिख कराना है। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड, दोस्तों क्या है ये, संस्कृत गद्य खंड है। लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, दोस्तों हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। बस यदि हम लोग इतनी चीज लिख देते हैं तो 2 अंक हमारे पक्के हो गए। अब दोस्तों 2 अंक तो मान लो पक्के हो गए हैं, अब बचते हैं 3। अब 3 में से इसका हम लोग कितना हिंदी लिख पाते हैं वो दोस्तों हमें मिल जाएंगे। तो यदि 3 में से 1 मिल जाएगा तो 3 नंबर हो जाएंगे, 2 मिल जाएंगे तो 4 अंक आ जाएंगे, और दोस्तों यदि बहुत अच्छा लिख देंगे तो 5 के 5 भी मिल सकते हैं। ये दोस्तों अपने पेन की ताकत पर है, अपने कलम की ताकत पर है कि हम लोग कितना अच्छा लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि इसका अब हम लोग संदर्भ व्याख्या कैसे, दोस्तों संदर्भ तो लिख लिया, अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे। दोस्तों एक चीज और याद रखना, जब हम लोग संस्कृत वाला खंड कर रहे हो तो दोस्तों उसमें संदर्भ तो इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन दोस्तों उसमें व्याख्या नहीं डालेंगे, ना रेखांकित अंश लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अनुवाद। क्या लिखेंगे दोस्तों, अनुवाद लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग डाल देंगे हेडिंग अनुवाद। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कि इसका अनुवाद कैसे किया जाए, क्योंकि दोस्तों अभी जो गद्य पद आए थे तब तो हमने बताया दिया था कि अगर उनका अर्थ आप लोग नहीं जानते हो तो हिंदी में वही उतार कर रख दो, और दोस्तों पद में भी वही उतार कर रख दो तो आप लोगों को सही हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या करें, इस संस्कृत खंड में दोस्तों क्या करें, इसकी हिंदी कहाँ से बनाएं, ये तो बड़ी समस्या है, क्योंकि दोस्तों कई बच्चे तो हिंदी में इतना ज़्यादा कमजोर होते हैं कि वो हिंदी नहीं जानते हैं, तो वो संस्कृत की हिंदी कैसे निकालना जानेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है उन बच्चों के लिए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस समस्या का भी समाधान हमारे पास है। आइए देख लेते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे हम लोग करते हैं। तो दोस्तों इसका कैसे अनुवाद करेंगे, अब हमें एक थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, लिखा है वाराणस्या, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी संस्कृत वाली बातें हैं वो हम हटाकर केवल हिंदी लिखेंगे। यानी वाराणस्य मतलब क्या है दोस्तों, वाराणसी, इसे क्या कहेंगे, वाराणसी। तो ये सारी चीजें हटाकर केवल हम लोग वाराणसी लिखेंगे। वाराणसी, फिर दोस्तों क्या है, प्राचीन, यानी वाराणसी प्राचीन। काला मतलब दोस्तों क्या है, काल से, क्या है दोस्तों, काल से। तो वाराणसी प्राचीन काल से, दोस्तों क्या लिखेंगे, वाराणसी प्राचीन काल से, यानी क्या है, गेहे गेहे विद्या, यानी बहुत सारी विद्याओं का, दोस्तों क्या है, बहुत सारी विद्याओं का, दिव्य ज्योति, यानी बहुत सारी दिव्याओं के लिए, विद्याओं के लिए दोस्तों क्या है, बहुत सारी विद्याओं के लिए एक दिव्य ज्योति के समान जलता रहता है, एक दिव्य ज्योति के समान बढ़ता रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसकी हिंदी निकालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों शुद्ध नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। यदि प्रयास करेंगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ होगा, जहां चाह है वहीं पर राह है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जहां तक हो सकता है वहां तक इसकी हिंदी हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। यदि किसी को हिंदी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बच्चा इसकी हिंदी नहीं बना पा रहा है, तो भाई अब वो क्या करे, तो उसके लिए सुनो, अभी हम लोग पीछे जो गद्य देख रहे थे, तो इसकी जगह दोस्तों क्या करेंगे, उस गद्य वाले को लिख देंगे। क्या करेंगे, इस गद्य वाले को लिख देंगे इसकी जगह। भाई जब कुछ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो भैया लिखना पड़ेगा, तो उस गद्य को यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे दोस्तों गद्य लिख जाएगा, इसका पूरा व्याख्या बन जाएगी। तो कम से कम 1 अंक तो दोस्तों देगा लिखने के लिए। तो भैया जहाँ पर आपको केवल 2 अंक मिलने वाले थे, वहाँ पर एक और जुड़ गया तो हो गए 3। और फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पास होने के लिए 1-1 अंक बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से इसका बनाएंगे भैया संदर्भ सहित व्याख्या। फिर आइए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स अब एक हमें क्या दिया गया है, 2 दोस्तों दिए गए हैं श्लोक। क्या दिया गया फ्रेंड्स, 2 श्लोक दिए गए हैं। तो इन दोनों श्लोकों का हमें क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो दोस्तों इसकी भी व्याख्या उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, दोस्तों आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की, हिंदी संस्कृत खंड की, दोस्तों क्या है, हिंदी संस्कृत खंड से। दोस्तों पहला क्या दिया गया है, बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजय। दोस्तों ये दिया गया है, लिया गया है वीरा वीरण पूजते से। किससे लिया गया दोस्तों, वीरा वीरण
पूज्यते। अब दोस्तों यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों के दिमाग में जो भी पाठ का नाम याद आ रहा हो संस्कृत वा दोस्तों, चाहे वाराणसी लिख दें, चाहे भारतीय संस्कृति लिख दें दोस्तों, चाहे वीरा वीरेण पूज्यते लिख दें, चाहे प्रबुद्धो ग्रामीणा लिख दें, कोई भी नाम याद आ रहा हो वही आप लोग लिख दें। तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्गृत किया गया है। तो दोस्तों जब हम लोग इतना संदर्भ लिखते हैं तो हमारे 2 अंक तो दोस्तों पक्के हो जाते हैं। अब बात आती है केवल 3 अंक की। तो दोस्तों अब हमें इसका अर्थ लिखना है। तो दोस्तों यदि आप लोग अर्थ जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसका अर्थ लिख दो। और यदि आप लोग इसका अर्थ नहीं जानते हो तो इसका अर्थ आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों, क्या लिखा है बंधन, तो दोस्तों बंधनम में जहां पर है तो वहां पर मम काट देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा बंधन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बंधन। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, जहां पर बंधनम लिखा है दोस्तों वहां पर आ जाएगा बंधनम, जहां पर मरणम लिखा है दोस्तों वहां पर आ जाएगा मरण। यानी बंधन हो, मरण हो, वापी हो, जयो हो, वापी हो, पराजय हो। दोस्तों विसर्ग हटा देंगे, बाद बाकी सब वही रख देंगे। उभयत्र मतलब सभी जगह, समोवीरा यानी वीर लोगों का, वीर भावो यानी जब उनकी भावना वीरता की होती है तो उन्हें वीरता प्राप्त होती है। अब दोस्तों यदि मान लो हम इतना नहीं लिख पा रहे हैं किसी कारणवश, तब दोस्तों क्या करें, तो फ्रेंड्स पीछे जो एक पद खंड दिया होता है, क्या दिया होता है दोस्तों, पद खंड। तो जब गद्य वाला करेंगे तो गद्य खंड लिख देंगे, जब दोस्तों संस्कृत वाला श्लोक करेंगे यदि अर्थ हम नहीं जानते हैं तो पद खंड वाला यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे रख देंगे दोस्तों तो कम से कम आधा पेज तो भर जाएगा। अब जब आधा पेज भर जाएगा दोस्तों तो कम से कम चेक करने वाला 1 अंक तो तुम्हें देकर जाएगा ही। और दोस्तों 2 अंक आप लोग संदर्भ तो लिख ही चुके हो, तो 2 अंक का संदर्भ मिल जाएगा, 1 अंक इसमें मिल जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों के हो जाएंगे 3 अंक। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोगों के 3 अंक हो जाएंगे और दोस्तों ये इतने अंक आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है। कह रहा है दोस्तों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों क्या करना है भैया, हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों जो अपने मंडल में खंड काव्य चलता है उस खंड काव्य का दोस्तों नाम है ज्योति जवाहर। क्या नाम है फ्रेंड्स, उस खंड काव्य को कहते हैं ज्योति जवाहर। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखना है, तो दोस्तों यदि हम आप लोगों को बस थोड़ा सा बताएंगे। दोस्तों ज्योति जवाहर खंड काव्य जो है वह देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित है। किसने लिखी दोस्तों, देवी प्रसाद शुक्ल राही ने ज्योति जवाहर की रचना की है। अब दोस्तों ज्योति जवाहर में जवाहरलाल के बारे में जितनी बातें आप लोग जानते हो, जितना बढ़ा चढ़ाकर जवाहरलाल के बारे में आप लिख सकते हो उतनी चीज़ें आप लिख डालें। यदि कोई बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी हिंदी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो कुछ भी नहीं लिख सकता है, क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं लिख सकता है, तो वह दोस्तों इसी क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाएगा, आइए देख लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया गया है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों जवाहरलाल हम लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण बहुत ही शोभायमान है। जवाहरलाल हमारे देश स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अनेक कार्य किए, कई बार वो जेल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों संगम तट प्रयागराज में पैदा हुए। उनके बारे में जितनी बातें दोस्तों हमें पता है उतनी सारी बातें हम लोग लिख डालेंगे। और दोस्तों यदि कोई चीज़ें कम पड़ेंगी, कम से कम 1 पेज में लिखना होगा ज्योति जवाहर। तो दोस्तों यदि कई चीज़ें कम पड़ती हैं तो दोस्तों क्या करेंगे, जो पीछे पैसेज है पैसेज में से 2 4 10 लाइनें लिख के भैया पूरा हम पेज बना देंगे। और जैसे एक पूरा पेज बना देंगे दोस्तों, तो अब जब जो कॉपी चेक करेगा, जो टीचर कॉपी चेक करेगा भाई वो उसे देखेगा। तो अब 3 अंक का दोस्तों आता है। तो यदि आप लोगों को 3 अंक नहीं मिले तो ये आप लोग पक्का मानो कि आप लोगों को कम से कम 2 अंक तो मिलने तय हैं। तो दोस्तों आप लोगों के 2 अंक यदि मिलने तय हैं तो फ्रेंड्स, और 2 करके कितने हो जाते हैं, बहुत अंक बन जाते हैं। इस तरीके से आप लोग पास हो जाएंगे भाई, और क्या चाहिए, आप लोगों को केवल हिंदी में पास होना है। तो इस तरीके से यदि आप लोग पेपर करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोग 100% एग्जाम में इस बार पास होने वाले हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आता क्वेश्चन नंबर 6वां। कह रहा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। दोस्तों क्या आता है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यदि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 अंक का जीवन परिचय है, क्या है, 3 अंक का जीवन परिचय है और 2 अंक की दोस्तों उसकी एक रचना का नाम है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों क्या दिया गया है, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी पाठ आता है इस तरीके से दोस्तों, तो यहाँ इस तरीके से इसे खींचेंगे और इस तरीके से पाठ में दोस्तों खींचने के बाद हम लोग ऐसे खींचने के बाद इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। और दोस्तों इसी बॉक्स में क्या क्या लिखेंगे, यानी जन्म लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का कब जन्म हुआ, फिर मृत्यु डालेंगे दोस्तों, जन्म स्थान डालेंगे, माता का नाम, पिता का नाम, उनकी रचनाएं, इतनी चीज़ें इस बॉक्स में लिखेंगे। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, और यहाँ पर हेडिंग दोस्तों कौन सी पड़ेगी, जीवन परिचय। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें जीवन परिचय नहीं पता है,
दोस्तों जिन्हें जीवन परिचय नहीं पता है, उनके माता पिता का नाम नहीं पता है, उनका जन्म स्थान नहीं पता है, उनकी रचनाएं नहीं पता हैं, तो दोस्तों अब हम क्या करें? तो फ्रेंड्स उसके लिए है कि यदि उन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है तो वो बच्चे किस तरीके से इसका जीवन परिचय बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। जैसे दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद का जन्म, तो दोस्तों जन्म जो है वो हम लोग दिखाएंगे लगभग 1860 से लेकर 1900 के बीच में। दोस्तों कितना दिखाएंगे? 1860 से लेकर 1900 के बीच में जो भी जीवन परिचय आएगा सभी जीवन परिचय हम इतने के बीच में ही दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसे डाल लिया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में, 1884 में, 1886 में लगभग हुआ था। अब दोस्तों जन्म तो हो गया उनका, अब उनके माता पिता का नाम, तो दोस्तों उनके माता पिता का नाम यदि नहीं पता है तो आप अपनी रिश्तेदारी में किसी के माता पिता के नाम डाल दें। क्या करेंगे भाई? जब नहीं पता है तो किसी ना किसी का तो आप डालेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में आता है जन्म स्थान, तो दोस्तों जन्म स्थान जब आप डालेंगे तो ज़्यादातर दोस्तों आप लोग काशी के अगल बगल की चीज़ें डालना, यानी बनारस के अगल बगल की चीज़ें डाल देना, लगभग सही हो जाएंगी। तो बनारस के अगल बगल की चीज़ें डाल देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में कोई एक डेट ऐसी डाल देना, यानी 1900 दोस्तों क्या है, लगभग 1940 से लेकर 1960 के बीच में दोस्तों कोई उनकी मृत्यु की डेट डाल देना कि इस डेट में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से दोस्तों उनका इतना तो जीवन परिचय हो जाता है। अब बात आती है उनकी रचनाओं की दोस्तों, तो उनकी रचनाएं कैसे लिखते हैं? तो फ्रेंड्स उनकी रचनाएं लिखेंगे कि जैसे उनकी रचना क्या है दोस्तों, कामायनी है, आंसू है, लहर है, कंकाल है, दोस्तों क्या है, इरावती है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ये सब किसकी रचना है? ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इनकी रचनाएं लिखते हैं। उसके बाद में दोस्तों नंबर आता है क्या? साहित्य में योगदान। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद का साहित्य में एक अतुलनीय योगदान है दोस्तों, यही एक लाइन लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों डालेंगे साहित्य में स्थान, तो दोस्तों लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का साहित्य में एक अद्वितीय स्थान है। तो दोस्तों यदि हम लोग इतनी बातें, यदि हम लोग इतनी चर्चा, जितनी चर्चा आप लोगों ने सुनी है, इतनी यदि आप लोग जाकर यूपी बोर्ड एग्जाम में लिख आते हो तो यकीन मानिए कि आपको फेल करने वाला कोई भी बंदा नहीं है, आप 100% पास होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? जीवन परिचय का मामला भी निपटा देंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जैसे हम लोग एक गद्य का जीवन परिचय लिखते हैं दोस्तों, उसी तरीके से एक पद्य का भी जीवन परिचय होता है। उसमें दोस्तों जैसे क्या दिया गया? महाकवि सूरदास दिया गया है, सुमित्रानंदन पंत दिया गया है, और दोस्तों बिहारी लाल आया है। तो अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इनमें से किसकी लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हम लोग दोस्तों लिखा कि हम लोग बिहारी जी के बारे में लिखना चाहते हैं। किसके बारे में लिखना चाहते हैं दोस्तों? बिहारी जी के बारे में। या दोस्तों हम लोग सूरदास जी के बारे में लिखना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या करेंगे? आप ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, इसमें दोस्तों सूरदास का जन्म, सूरदास का जन्म स्थान, सूरदास की मृत्यु कब हुई, सूरदास की माता का नाम, पिता का नाम, सूरदास की रचनाएं कितनी हैं, वो सब इसमें हम लोग इनका आकलन करेंगे, गणना करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, और दोस्तों जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर दोस्तों हम लोग जीवन परिचय बना देंगे कि सूरदास जी का जन्म सन इतने में हुआ, इनके माता पिता का नाम ये है, इनका जन्म स्थान ये है, इनके पिता का नाम ये है। दोस्तों सारी चीज़ें ऐसे हम लोग बनाकर लिख देंगे। और दोस्तों क्या करना है? कम से कम एक पेज में हमें आंसर देना है। दोस्तों यदि हम लोग ये चीज़ें नहीं बना पाते हैं किसी कारण बस बहुत छोटी चीज़ें लिख पाते हैं, तो दोस्तों क्या करेंगे? पीछे जो पैसेज दिए गए उसी पैसेज में से फिर से छांट के हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमें कम से कम एक पेज इसमें लिखना है। इतनी मेहनत करनी है ताकि हम लोगों को 100% पास होना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग करेंगे। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों आप लोगों को एक श्लोक रट लेना है भाई, अभी 2-4 दिन बाकी हैं दोस्तों, जब तक आप लोग एक श्लोक कम से कम रट डालो, और वही श्लोक आप लोगों को लिखना है। और जैसे आप लोग श्लोक लिखोगे आपके 2 नंबर पक्के हो गए। फिर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है संस्कृत का दोस्तों दिया गया है कि संस्कृत में उत्तर देने हैं दोस्तों, और कितने देने हैं? उत्तर देने हैं दोस्तों 2 के। तो 4 देगा, 4 में से 2 के हमें आंसर लिखने हैं। तो दोस्तों किस तरीके से हम लोग लिखेंगे? जैसे दिया गया है कि प्रहेलिकायाः उत्तरम किम आसीत्, यानी पहली का उत्तर क्या था? तो दोस्तों पहली का जो उत्तर था वो क्या था? पत्र था। तो दोस्तों किम की जगह पत्रम भर देंगे। और दोस्तों यदि मान लो कि कोई एक ऐसा प्रश्न आ गया कि उस क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं पता है, तब फ्रेंड्स क्या करेंगे? तो दोस्तों जहाँ पर किम या किदम इस तरीके का जो वर्ड हो वो वर्ड हटाकर दोस्तों, जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या प्रहेलिकाया उत्तरम किम आसीत् है। अब यदि हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, इसका उत्तर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? बनाएंगे प्रहेलिकाया उत्तरम पत्रम आसीत्, यानी किम की जगह हम लोग पत्रम भर देंगे। यानी जैसा दोस्तों केशा है तो केशा की जगह हम लोग क्या है? विविध धर्मा संगम स्थली अस्ति, यानी वाराणसी के शाम संगम स्थली, यानी वाराणसी कैसी संगम स्थली है? तो दोस्तों वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थिति, यानी संगम स्थली, यानी विविध धर्मों का संगम स्थली है दोस्तों कौन? वाराणसी। तो इस तरीके से 2 के आंसर हम लोग लिख लेंगे। यदि फिर भी दोस्तों आंसर हमें नहीं पता है तो जो एक संस्कृत खंड दिया गया दोस्तों वो यहीं पर हम लोग भर देंगे। जैसे यहाँ पर किम की जगह भरना है, यहाँ पर ग्रहे सतमित्रम किम, यानी ग्रह ग्रह के साथ मित्र की क्या उपयोगिता होती है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग भर देंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स यदि आप लोग इस तरह से क्वेश्चन के
आंसर देते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोग फेल होने वाले नहीं हैं, आप लोगों को पास 100% होना है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर निबंध लिखिए। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों कितना अच्छा पॉइंट आया है, पर्यावरण पर लिखना है, साहित्य और समाज पर निकला है, मेरी प्रिय पुस्तक, या नारी सशक्तिकरण, या विज्ञान की उपयोगिता। तो दोस्तों कोई भी एक टॉपिक लिख लीजिएगा, उस टॉपिक के लिए आप लोगों को हेडिंग हम बता देंगे। तो दोस्तों इन 5 में से कोई भी पॉइंट पर यदि आप निबंध लिखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली उसकी हेडिंग क्या होगी। तो दोस्तों निबंध जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहली उसकी हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। पहली हेडिंग दोस्तों क्या होती है, प्रस्तावना। तो सबसे पहली हेडिंग उसकी दोस्तों हम लोग डालेंगे कि प्रस्तावना क्या होता है दोस्तों। उसके बाद में दूसरी हेडिंग डालेंगे दोस्तों, जैसे मान लो हम लोग लिख रहे हैं पर्यावरण के लिए दोस्तों, तो पहली हेडिंग तो दोस्तों प्रस्तावना हो गई। उसके बाद में दोस्तों डालेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है। तीसरे नंबर पर दोस्तों डालेंगे कि पर्यावरण के प्रकार क्या है। फिर दोस्तों चौथा डालेंगे कि पर्यावरण के रोकथाम की उपाय, यानी पर्यावरण के रोकथाम के उपाय क्या है, पर्यावरण से हानियां क्या है। और दोस्तों सबसे अंत में जो परिभाषा डालेंगे वो डालेंगे उपसंहार। क्या डालेंगे दोस्तों, उपसंहार। सबसे अंतिम परिभाषा दोस्तों ये होती है उपसंहार वाली। फिर से लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, उप संहार, ये दोस्तों अंतिम हेडिंग होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हेडिंग लिखेंगे और इनमें से जो भी निबंध दिया गया है दोस्तों, उस निबंध पर दोस्तों क्या करेंगे, अपने शब्दों में बनाएंगे। क्या करेंगे, अपने शब्दों में बनाएंगे। यदि मान लो किसी बच्चे को निबंध लिखना नहीं आता है, फिर वो क्या करे दोस्तों। तो अब आप लोगों को 2 हेडिंग तो हम लोग बता ही चुके हैं कि एक तो प्रस्तावना डालेंगे, दूसरा उपसंहार डालेंगे। तो भैया पहली आप लोग हेडिंग डाल दोगे प्रस्तावना, उसके बाद में जो पैसेज दिए गए हैं वही पूरे पैसेज उतार डालना, यानी जो गद्य पद दिए गए हैं वही गद्य पद लिखते जाओ, पैराग्राफ चेंज करते जाओ। फिर दोस्तों जब उपसंहार लिखोगे तो फिर से वही गद्य पद उल्टे एक तरफ से लिखने लगो दोस्तों, पहली बार ऊपर से लिख कर लाओ और दूसरी बार दोस्तों नीचे से लिखने लगो, वही चीजें फिर से लिख डालो। तो दोस्तों ऐसा करने से कम 1 या 1.5 2 पेज आप लोग भरोगे। तो दोस्तों इतना करने से आप लोग कभी फेल नहीं होगे, यानी ये दोस्तों गारंटी है कि आप लोगों को कोई फेल करने वाला नहीं है। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि एक अंतिम प्रश्न क्या आता है। तो फ्रेंड्स एक अंतिम प्रश्न आता है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, या रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का वर्णन या व्यवहार किया गया हो। तो दोस्तों अब हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा इसमें, यानी सेवा में, जैसे दोस्तों अपनी विशेष रुचियों के लिए लिखना है, या रेलवे के महाप्रबंधक के लिए, तो दोस्तों यहीं पर लिखना होता है कि सेवा में श्रीमान रेलवे महाप्रबंधक। और दोस्तों जिस जोन के लिए लिख रहे हो, जैसे दोस्तों गोरखपुर जोन है, लखनऊ जोन है, या दोस्तों इटावा जोन है, इस तरह से जोन के लिए लिखना होता है दोस्तों। तो रेलवे प्रबंधक गोरखपुर जोन, इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे। फिर जब बनाएंगे विषय, क्या बनाएंगे दोस्तों, विषय। तो विषय में क्या लिखेंगे, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र, ये दोस्तों इसका विषय बन जाता है। यानी विषय तो इसी से बनता है, जो भी क्वेश्चन दिया होता है दोस्तों उसी क्वेश्चन से हम लोग विषय बना लेते हैं और विषय के अनुरूप उसको रख देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसका विषय बना लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हम लोग कम से कम इसमें 1 पेज तो पूरा भरना ही है, और हो सकता है तो 1.5 पेज भर जाए। और दोस्तों यदि आप लोग 1 या 1.5 पेज भरने में असमर्थ हो, तो दोस्तों जैसे आप लोग लेटर लिखा जाता है दोस्तों, बस केवल हमें वो तरीका आना चाहिए, लेटर लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि जो प्रार्थना पत्र होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, कहाँ से प्रारंभ किए जाते हैं, कहाँ सेवा में होना चाहिए, कहाँ महोदय होना चाहिए, कहाँ उसका विषय पढ़ना चाहिए, किस साइड डेट होनी चाहिए, किस साइड दोस्तों उसमें पता होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सही से आप लोगों को फिल करनी है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों हमें ही यकीन नहीं है, आपको भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी फेल नहीं होंगे। यदि आप पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं की हो, एक भी दिन आपने किताब नहीं उठाई हो, फिर भी यदि आप ये वीडियो पूरा वॉच करते हैं, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच करते हैं, आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, तो दोस्तों ये वीडियो देखते हुए आपको इतना मोटिवेशन और इतना कॉन्फिडेंस अवश्य मिल जाएगा कि आप एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप 100% पास होंगे। ये हमारी गारंटी है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। और यदि आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी है, या आपकी तरह ही कई आपके भाई हैं, कई आपके दोस्त हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो दोस्तों सेंड करने का, शेयर करने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों हो सके तो वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। दोस्तों 24 तारीख के एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों। और केवल एग्ज़ाम देने से पहले जो ट्रिकें बताई गई हैं बच्चों, वो ट्रिकें आप लोग एक बार अच्छे से देख लें, वीडियो पूरा अच्छे से केयरफुल तरीके से एक बार वॉच कर लें, समझ लें कि किस तरीके से आप लोगों को कॉपी भरनी है। दोस्तों यदि आप लोग कॉपी भर कर आते हैं तो यकीन मानिए कि आपको फेल कराने वाला कोई नहीं है। किसी भी तरह से दोस्तों आप लोगों को कॉपी भरनी है, जो ट्रिकें आपको बताई गई हैं वो ट्रिकें आप लोगों को फॉलो करनी है दोस्तों, कोरी कॉपी आप लोगों को नहीं रखनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।